सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। हमारा आज का टॉपिक है फिजिकल वर्ल्ड। सो राइट ऑन टॉपिक फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड मतलब क्या हुआ? फिजिकल वर्ल्ड मतलब हो गया फिजिक्स की दुनिया। ठीक है बच्चों, अभी आप 11th में आए हैं और यहाँ पे आपने 11th में आपके पास 3 ऑप्शन थे। आप चाहते तो कॉमर्स ले सकते थे, आप चाहते तो आर्ट्स लेकर पढ़ाई कर सकते थे, लेकिन आपने चाहा साइंस लेकर के पढ़ाई करना। तो हम ये जानेंगे कि वो साइंस लेकर के आप स्टडी कर रहे हैं, साइंस का स्टडी कर रहे हैं, तो साइंस इवॉल्व कैसे हुआ, इतना डेवलप कैसे हुआ। साइंस में बेसिकली हम बात किसकी करेंगे? फिजिक्स की ज़्यादातर बात करेंगे। फिजिक्स से रिलेटेड साइंटिस्ट की बात करेंगे, फिजिक्स से रिलेटेड फेनोमेनन की बात करेंगे इस वाले चैप्टर में, कि फिजिक्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ। किसी भी चीज़ के बारे में हमको पढ़ना है, डिटेल नॉलेज रखना है, तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आज जो वो चीज़ है वो इतना ज़्यादा डेवलप कैसे हुआ, उसके पीछे क्या क्या किस तरह की मेहनत हुई होगी। रिले रेस हम मेरे ख्याल से सभी ने देखा होगा। रिले रेस में क्या होता है कि एक कंटेस्टेंट क्या होता है, फ्लैग लेके दौड़ता है और वो जाता है अपने आगे वाले दोस्त को वो फ्लैग दे देता है, और फिर वो बंदा भी क्या करता है, वो फ्लैग लेके दौड़ते रहता है और वो अपने आगे वाले को दे देता है फ्लैग, और लगातार ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलते रहता है और 4-5 दोस्त मिलकर के एक रेस को कंप्लीट करते हैं। तो फिजिक्स का इवोल्यूशन भी है ना, कुछ उसी ढंग से हुआ है। फिजिक्स का डेवलपमेंट भी कुछ उसी ढंग से हुआ है। लोगों ने अपनी जिंदगियां खत्म कर दी, मतलब कितने सारे लोगों ने अपना पूरा का पूरा लाइफ दे दिया एक छोटे से चीज का स्टडी करने के लिए, वो कंप्लीट नहीं हो पाया। उन टीचरों ने क्या किया, अपने स्टूडेंट को बताया कि देखो मैं पूरी लाइफ में इतना चीज पढ़ पाया हूँ, इतना चीज ऑब्जर्व कर पाया हूँ, इसके आगे का ऑब्जर्वेशन तुम करो। उन्होंने फिर पूरा अपना लाइफ दिया और फिर भी वो भी शायद किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाए, और उन्होंने फिर से अपने आने वाले स्टूडेंट को दे दिया वो सभी चीजें। तो पीढ़ी बाई पीढ़ी, जनरेशन बाई जनरेशन चलते चलते मेनी ईयर्स, मोर देन 400 और 500 ईयर्स में एक छोटा छोटा चीज डेवलप होकर गया हमारे सामने, जिसको हम बहुत इजीली 2 मिनट में और 5 मिनट में पढ़ लेते हैं। क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा और बोलूंगा कि इसको बॉक्स के अंदर डाल लीजिए, इसके हर तरफ स्टार लगा दीजिए, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है। मैं ऐसा बोल दूंगा, आप ऐसा रख लीजिएगा, इस पे मैं न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, लेकिन अगर वास्तविक में जानना है कि इस वाले फॉर्मूले के डेरिवेशन के पीछे कितनी ज्यादा मेहनत हुई है, तो आपका बोझ उड़ जाएगा। 500 ईयर्स, 700 ईयर्स, 1000 ईयर्स के प्रैक्टिस के बाद एक कोई छोटा सा फॉर्मूला डेवलप होता है। ठीक है बच्चों, तो जानेंगे हम, न्यूमेरिकल करना भी सीखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा ये जो चैप्टर है ये ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं दिस इज अ ट्रिब्यूट to all those scientists who contributed their entire life in study of physics। उन सभी को एक श्रद्धांजलि की तरह चैप्टर है, जिन साइंटिस्टों ने, जिन भी महान साइंटिस्ट ने क्या किया, अपना पूरा का पूरा लाइफ खत्म कर दिया, पूरा का पूरा लाइफ लगा दिया फिजिक्स के स्टडी में, उनके लिए क्या है ये श्रद्धांजलि की तरह चैप्टर है। इसको आप जरूर पढ़िए और पढ़ना चाहिए, हर किसी को नॉलेज होना चाहिए अपने पास्ट के बारे में कि किस तरह से कोई भी चीज़ डेवलप होकर के हमारे सामने है। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि फिजिक्स होता क्या है। तो फिजिक्स के बारे में आपको क्या बताया था कि फिजिक्स इज स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। नेचर और उसके लॉ के स्टडी को हम क्या बोलते हैं, उसके स्टडी को हम फिजिक्स बोलते हैं। ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ। अब उसके बाद कोई भी आदमी, कोई भी पर्सन जब नेचर को स्टडी करना शुरू किया, जब स्टडी करना शुरू किया नेचर को, तो वो क्या किया होगा, कुछ सिस्टमेटिक ढंग से स्टडी करना शुरू किया होगा। ठीक है, एक पार्टिकुलर सिस्टम डेवलप हुआ होगा, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग सभी ने क्या किया होगा, फॉलो किया होगा। प्लस और भी बहुत सारी बातें रही होंगी। इतना बड़ा नेचर है, इसको अकेला कोई आदमी तो पढ़ नहीं सकता है, तो सबों ने क्या किया होगा, अपना अपना ब्रांच अलग अलग डिवाइड कर लिया होगा कि हाँ तू जो है सो इस वाले फील्ड में स्पेशलाइज हो जा, मैं इस वाले फील्ड में स्पेशलाइज होता हूँ, और ये थर्ड पर्सन किसी और फील्ड में स्पेशलाइज हो जाएगा। तीनों आदमी अगर अलग अलग चीज को स्टडी करेंगे तो ज्यादा अच्छा से उसके बारे में नॉलेज दे पाएंगे। और एक ही आदमी अगर हर एक चीज के बारे में स्टडी करेगा तो ऐसा हो सकता है कि उसका नॉलेज का प्रोसेस होगा या जो भी वो एक्सप्लेन करेगा वो उतना ज्यादा नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले तो क्या किया, डिफरेंट ब्रांचेज बना दिया गया। जैसे हम पढ़ेंगे मैकेनिक्स एक अलग ब्रांच है, वेव्स ऑसिलेशन अलग ब्रांच है,
फिर इलेक्ट्रोडायनामिक्स एक अलग ब्रांच है, ऑप्टिक्स एक अलग ब्रांच है, मॉडर्न फिजिक्स एक अलग ब्रांच है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, सो राइट डाउन हेडिंग फिजिकल वर्ल्ड, और फिजिकल वर्ल्ड में हम लोग क्या पढ़ना है, फिजिक्स के स्टडी के बारे में पढ़ना है, फिजिक्स का डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। और पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे क्या कि साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचर, साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचर। इसमें हम क्या करने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं। इस वाले चैप्टर में हम नेचर को कैसे पढ़ेंगे, तो नेचर को साइंटिफिकली पढ़ेंगे, एक कॉज के साथ पढ़ेंगे। कॉज बहुत जरूरी होता है। अब जैसे दो तरह की चीजें होती है, आपके घर वाले या हमारे घर वाले क्या बोलते हैं कि थर्सडे को बाल नहीं कटवाओ, जो भी हो जाए थर्सडे को बाल नहीं कटवाओ। अब ये क्या है, इसके पीछे कुछ कॉज है क्या, कुछ रीजन नहीं है, लेकिन एक ट्रेंड चलते आ रहा है। शायद मेरे पीछे वाले जनरेशन वाले भी नहीं कटवाते होंगे, मेरे दादाजी भी नहीं कटवाते होंगे, उनके दादाजी भी नहीं कटवाते होंगे। तो लगातार एक ट्रेंड चलते आ रहा है और इसको एज अ प्रथा हम क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कॉज पूछते हैं तो कॉज कोई नहीं बताता है। ठीक है ना बच्चों, तो जब साइंस की हम बात करते हैं, फिजिक्स की बात करते हैं, फिजिक्स में कॉज बहुत जरूरी होता है, साइंटिफिक स्टडी बहुत जरूरी होता है। तो कोई भी चीज जो है ना उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। जैसे थर्सडे को बाल नहीं कटवाना इज नॉट साइंटिफिक, लेकिन सन जो है वो इस डायरेक्शन से राइज हो रहा है और वेस्ट डायरेक्शन में जाके क्या हो रहा है, सेट हो रहा है, दिस इज साइंटिफिक। हम पानी गिरा रहे हैं तो ऊपर से नीचे आ रहा है, दिस इज साइंटिफिक। हम किसी भी चीज को ड्रॉप कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं तो वो ऊपर से नीचे आ रहा है, दिस इज साइंटिफिक। जब हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं तो हम फिजिक्स की बात करते हैं, जब हम कॉज की बात करते हैं तो हम फिजिक्स की बात करते हैं, जब हम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो हम फिजिक्स की बात करते हैं। कंप्लीट सेटिस्फेक्शन आपको मिल जाए, जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए पूरे रीजन से, शुरुआत से लेकर लास्ट तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया, मतलब आप फिजिक्स की बात कर रहे हैं। ओके बच्चों, तो कुछ भी हम आंख बंद करके हम फिजिक्स में नहीं पढ़ने वाले हैं, हमें प्रॉपर कॉज, प्रॉपर प्रूफ सब कुछ एक साथ करने वाले हैं। तो साइंटिफिक स्टडी को आप चाहिए तो और बोल सकते हैं क्या, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज इसको बोल सकते हैं, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज मतलब नॉलेज एक सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज किया गया है। अब देखिए इसके स्टेप्स क्या क्या है। कोई भी पर्सन जो ऑर्गेनाइज नॉलेज कर रहा होगा, एक प्रॉपर सीक्वेंस में नॉलेज को गैदर कर रहा होगा, वो किस सीक्वेंस में वर्क किया होगा। तो सबसे पहले तो क्या काम होता है, सबसे पहला वर्क होता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मतलब देखना, ऑब्जर्व करना। जैसे मान लीजिए आपको कोई बोल दे कि आप नदी के पानी के फ्लो को ऑब्जर्व करके बताइए उसके बारे में कि पानी क्यों फ्लो कर रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप रिवर के पास जाएंगे, वहाँ पे दिन भर अपना टाइम बिताएंगे, देखेंगे क्या क्या प्रोसेस हो रहा है। तो हम आज गए रिवर के पास और आज हम देखे क्या कि पानी जो है सो लेफ्ट से राइट फ्लो हो रहा था। बहुत बढ़िया, आज हम अपने नोटबुक में लिख लिया वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। घर पे आ गए, उसके बारे में कुछ सोचे, फिर अगले दिन गए और अगले दिन फिर से हमने ऑब्जर्व किया क्या कि पानी आज भी लेफ्ट से राइट फ्लो हो रहा है। और ऐसा एक प्रोसेस लगातार चला होगा बहुत दिनों तक, 10 दिन 20 दिन 25 दिन तक हम लगातार गए होंगे और उसके बाद हम देखेंगे क्या कि पानी लगातार लेफ्ट से राइट फ्लो हो रहा है। तो हो सकता है कि हम अपना ऑब्जर्वेशन के बाद ये रिजल्ट अपने मन में ड्रॉ कर लिए होंगे कि वाटर फ्लोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके बच्चों, इसी तरह मान लो कोई और साइंटिस्ट होगा, वो मौसम के बारे में स्टडी कर रहा होगा, तो वो जब स्टडी करना चालू किया होगा तो देखा होगा कि साल में 3 महीने क्या हो रही है, बारिश हो रही है। फिर नेक्स्ट मंथ वेट किया होगा, नेक्स्ट मंथ फिर से वो 9 महीना वेट किया होगा, उसके बाद फिर देखा होगा कि 3 महीने लगातार क्या हुई है, बारिश हुई है। फिर आगे फिर से 9 मंथ्स वो वेट किया होगा और फिर से देखा होगा अप्रॉक्स 3 मंथ के आसपास बारिश हो रही है। तो यहाँ पे उसने क्या किया होगा, यहाँ पे उसने अपना नोट बनाया होगा कि आफ्टर एवरी 9 मंथ रेन फॉल्स फॉर 3 मंथ, यानी उसको क्या बोल दिया उसने, बारिश का मौसम उसको हम बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये किसी भी चीज का स्टडी करने के लिए अपना सबसे पहला प्रोसेस होता है, वो क्या होता है, ऑब्जर्वेशन, सर्वे करना, ऑब्जर्व करना उस चीज को। और एक बार ऑब्जर्वेशन कर लिए तो सेकेंड जो प्रोसेस होता है वो होता है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट हम करेंगे, कैसा एक्सपेरिमेंट करेंगे, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब ये देखिए कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट कैसे होता है।
जैसे आपने स्टडी कर लिया, आपने ऑब्जर्वेशन कर लिया और आप एक कंक्लूजन पे पहुंच गए क्या कि पानी जो है सो लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। अब हम लैब में गए और लैब में ऐसा कुछ नदी की तरह सेटअप बना दिए और उसमें पानी गिरा करके देखे, और पानी गिरा कर देखे तो पानी हर डायरेक्शन में जा रहा है। कभी हम नदी का सेटअप, मान लीजिए आपने 3-4 नदी का सेटअप लैब में बना दिया, किसी ने एक ऐसा नदी का सेटअप बना दिया ऐसे वाले पाथ पे, और किसी ने एक ऐसे वाले पाथ पे नदी का सेटअप बना दिया, इधर माउंटेन है इधर ओशन है, किसी ने इधर माउंटेन बनाया किसी ने इधर ओशन बनाया। इस ढंग से बहुत सारे अलग अलग डायरेक्शन में लोग माउंटेन और ओशन बना रहे होंगे और उनको देख रहे होंगे क्या कि नदी का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, माउंटेन से हो रहा है, और खत्म कहाँ पे हो रहा है, जाके ओशन में खत्म हो रहा है। तो जब यहाँ पे ये लोग पानी गिरा है लैब में, तो वो पानी कहाँ से कहाँ फ्लो हुआ, लेफ्ट से राइट फ्लो हुआ। जबकि यहाँ पे वो पानी गिरा है तो वो पानी राइट से लेफ्ट फ्लो हुआ। यानी इनिशियल यहाँ पे जो उनको नॉलेज मिला था और उन्होंने कंक्लूजन में बना लिया था कि वाटर फ्लोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। यहाँ पे उनको मालूम चल गया कि वाटर लेफ्ट से राइट नहीं, हाइट से लो पे, हाई से लो पे क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है। यानी उन्होंने क्या किया, यहाँ पे कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट किया। और ये एक्सपेरिमेंट करना बच्चों बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं कीजिएगा तब तक बीइंग अ साइंस स्टूडेंट आपको एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ेगा। आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी आप बिलीव कर सकते हैं, और आपके अंदर ऐसे ख्वाहिश होनी भी चाहिए। और जयम्बे स्कूल में तो हम क्या करते हैं, हर एक चीज़ों का कोशिश करते हैं एक्सपेरिमेंट करके बहुत अच्छे ढंग से आपको क्लियर करने का। बहुत अच्छा अपना लैब है, बहुत अच्छे अपने लैब में सारे टीचर्स हैं, आपको हर तरफ हर जगह पे क्या करते हैं, वो कोऑपरेट करते हैं। जितने भी सिलेबस हैं अपने एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जो भी सिलेबस है उसको तो कवर करते हैं, उसके अलावा भी हम कोशिश करते हैं कि हर एक चीज़ों को एकदम बेसिक्स पे जा करके आपको अच्छे ढंग से एक्सपेरिमेंट करके हम दिखाएं उसको। ठीक है बच्चों, तो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट सेकेंड स्टेप में हो गया। अब सेकेंड स्टेप में कंट्रोल एक्सपेरिमेंट में जैसे मान लो मौसम के बारे में जो स्टडी कर रहा होगा वो क्या स्टडी किया था, उन्होंने पाया था कि हाँ भाई बारिश के पहले जबरदस्त गर्मी हो रही है, बारिश के पहले जबरदस्त गर्मी हो रही है, उसके बाद बारिश हो रही है। तो ऐसा कुछ लैब में उन्होंने सेटअप किया होगा, मान लो कहीं पानी रखा होगा, बहुत ज़्यादा वहाँ पे हीट प्रोड्यूस किया होगा, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करके और ऊपर क्या किया, ऊपर कुछ एक ठंडा ऑब्जेक्ट रखा होगा, मान लो ठंडा प्लेट रख दिया, नीचे पानी रख दिया, उसको गर्म कर रहे हैं। अब ठंडे प्लेट के नीचे क्या हो रहा है, ठंडे प्लेट के नीचे वाटर ड्रॉपलेट्स बनने चालू हो रहे हैं और उसमें पानी गिरना चालू हो जा रहा है। तो यहाँ पे उनको क्या मिला, यहाँ पे उनको एक नॉलेज और मिला। तो यहाँ पे क्या करना है, सेकेंड स्टेप जो है वो क्या है, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट करना है, कैसा एक्सपेरिमेंट करना है, कंट्रोल में। ऐसा नहीं कि पानी गर्म कर रहे हैं और 5000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गर्म दे दीजिए या फिर कितना बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे दीजिए पानी गर्म करने का, ऐसा कुछ काम नहीं करना है। अपने को सब कुछ कैसे करना है, कंट्रोल्ड वे में करना है। ओके बच्चों, तो ऑर्गेनाइज स्टडी का पहला स्टेप ऑब्जर्वेशन, दूसरा स्टेप कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। अब ये दो काम हम कर लिए तो अब आता है अपना तीसरा स्टेप एंड दैट इज रीजनिंग। क्या होता है थर्ड स्टेप, रीजनिंग। रीजनिंग मतलब दिमाग लगाना। ऐसे ही हम अपने मन से मतलब प्रेडिक्ट करेंगे, सोचेंगे कि ये सब जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे का कॉज क्या है। तो थर्ड स्टेप इज रीजनिंग। और जब हम रीजनिंग की बात करेंगे बच्चों तो रीजनिंग दो तरह का होगा। कैसा कैसा होगा, एक क्वालिटेटिव रीजनिंग होगा, दूसरा क्वांटिटेटिव रीजनिंग होगा। तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। अब देखिए बच्चा लोग, अब इसमें क्या क्या किया गया। जैसे मान लीजिए कोई जाके ऑब्जर्व किया होगा कि किसी ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप कर रहे हैं तो ऊपर से नीचे आ रहा है। अब ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसके पीछे का कॉज ढूंढा गया, इसके पीछे बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया गया। तो मालूम चला क्या कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के पास अगर मास है तो वो दोनों दूसरे क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा करके आपस में पास में खींच रहे हैं। जब पास में खींच रहे हैं तो अपने को मालूम चला क्या कि मास वाले ऑब्जेक्ट खींच रहे हैं। तो इसके बेसिस पे एक्सप्लेन किया गया क्या कि सेंस एप्पल के पास भी मास है, अर्थ के पास भी मास है, तो अर्थ क्या कर रहा है, एप्पल को अपने पास खींच रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये सब चीजें हो गई। तो जब रीजनिंग की बात आई तो रीजनिंग हम कोशिश क्या की कि किस रिलेशन से खींच रहा है, किस रिलेशन से खींच रहा है। मास तो सन के पास भी है, मास अर्थ के पास भी है, मास एप्पल के पास भी है, तो वहीं एप्पल टूट के अर्थ पे ही क्यों गिर रहा है, वहीं एप्पल टूट करके सन के पास क्यों नहीं चला जा रहा है।
तो यहाँ पे अब हम क्या किए, और दिमाग लगाना चालू किए, और दिमाग लगाना चालू किए तो हमने इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया कि सिंस एप्पल इज वेरी क्लोज टू अर्थ whereas it is very far away from sun, सन से बहुत ज्यादा दूर है और अर्थ से बहुत नजदीक है। तो अर्थ से बहुत नजदीक है इसलिए अर्थ उसको अपने पास खींच ले रहा है, और सन से बहुत दूर है इससे सन के पास नहीं जा पा रहा है। मतलब यहाँ पे हमने दिमाग लगा करके एक पॉइंट क्या डेवलप किया कि जो खींचने की प्रक्रिया है, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑब्जेक्ट पे। अगर डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा है, अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स कम है। मतलब यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा क्या चल रहे हैं, अब हम फार्मूला बनाने के आसपास चल रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे हम एक प्रॉपर पोजीशन में पहुंच पाए जहाँ पे हम डिफाइन कर पाए कि इस तरह का रिलेशन डेवलप हो रहा है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे जो इस तरह ये वाला जो रीजनिंग है जिसमें हमने क्या देखा है, जिसमें हमने देखा है कि फोर्स जो है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस के बढ़ने के साथ साथ फोर्स घट जा रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसमें हम क्वालिटी ऑफ फोर्स बता रहे हैं, फोर्स के क्वालिटी की बात कर रहे हैं, और इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव रीजनिंग। जबकि अगर थोड़ा सा और स्टेप आगे करें, मान लो एक्सपेरिमेंट लैब में ऐसा हुआ होगा कि दो ऑब्जेक्ट है, एक है मास m1 दूसरा है मास m2, दोनों के बीच का सेपरेशन d है, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स मान लो F1 आया होगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप में एक और एक्सपेरिमेंट किया गया होगा, इन्हीं दोनों मासों को हम और ज्यादा दूर रख दिए होंगे, दोनों के बीच के डिस्टेंस को 2d कर दिए, m1 m2 के बीच का डिस्टेंस को क्या कर दिए, 2d कर दिए, और इस बार इन दोनों के बीच का हम जो फोर्स कैलकुलेट किए हैं तो मान लीजिए वो फोर्स F2 आया है। अब F1 और F2 जो फोर्स हम कैलकुलेट किए हैं, इन दोनों के जब हम मैग्नीट्यूड को कंपेयर किए, इन दोनों के वैल्यू को कंपेयर किए, तो अपने को मालूम चला गया कि F2 जो है F2 इक्वल्स टू F1 by 4 है। F2 क्या है, F1 by 4 है, यानी F1 जो है F1 F2 के कंपेयर में 4 गुना ज्यादा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डिस्टेंस को अगर 2 गुना बढ़ा रहे हैं तो फोर्स 4 गुना कम हो रहा है। मतलब यहाँ पे हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस को इतना बढ़ाए तो फोर्स इतना कम हुआ। तो इस तरह के रीजनिंग को क्या बोलेंगे, इस तरह के रीजनिंग को बोलेंगे क्वांटिटेटिव रीजनिंग। ओके बच्चों, तो दो तरह की रीजनिंग हो गई, क्वालिटेटिव रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। आई होप पहला दूसरा तीसरा स्टेप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इतना ही नहीं, इसमें 3 स्टेप और है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आई होप आपको ये सभी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। इफ यू लाइक दिस लेक्चर देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल जय अम्बे ग्रुप स्कूल। थैंक यू वेरी मच।